नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अब आप देखते हैं कि सबसे जो बड़ी खबर आजकल आप लोग देख रहे हैं कि आबकारी नीति घोटाले में केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी हुई है। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आप देखिए दिल्ली में विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और 2012 में आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। और आबकारी नीति यानी कि शराब घोटाले की बात हो रही है, इनका नाम भी उसमें जुड़ रहा है। सरकारी आवास पर 2 घंटे पूछताछ करने के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और ईडी ने आवास की तलाशी भी ली, गुस्साए कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की हुई है। अतीशी ने कहा मुख्यमंत्री बने रहेंगे केजरीवाल, जेल से चलाएंगे सरकार। ईडी ने एक के बाद एक 9 समन भेजे थे, लेकिन पेश नहीं हुए थे केजरीवाल। और देखिए एक बात और आपको बता दूं, यहाँ उनके मुख्यमंत्री पद पर कोई खतरा नहीं है। कानून ऐसा नहीं कहता है कि आप जेल में बैठे हुए हैं तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा आपको। लेते हैं, अगर नैतिकता के आधार पर छोड़ दें तो अलग बात रहती है। अब देखते हैं क्या होता है। और समन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने से भी नहीं मिली थी राहत इन्हें। मुख्यमंत्री आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस, अर्धसैनिक बल और की जवान रहे तैनात। दिल्ली के मंत्रियों, आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं को आवास से कुछ दूरी पर रोका गया। सीएम के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज सुनवाई का करेंगे आग्रह। और ईडी के अनुसार केजरीवाल ने कहा था कविता ने दिया है 100 करोड़ का ऑफर। ये आप देखते हैं कि तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी एवं बीआरएस एमएलसी के कविता को भी आबकारी घोटाले में गिरफ्तारी के बाद ईडी ने विगत शनिवार को अदालत में पेश किया था। इस दौरान जांच एजेंसी ने वाईएसआर कांग्रेस सांसद व घोटाले के आरोपित मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत दिए बयान का हवाला देते हुए कहा कि रेड्डी ने अपने बयान में 16 मार्च 2021 को शाम 4:30 अरविंद केजरीवाल से उनके दफ्तर में मुलाकात की थी और कही थी। और इस मुलाकात में केजरीवाल ने खुद रेड्डी के कविता से दिल्ली में शराब के कारोबार के बारे में बातचीत होने की जानकारी दी। रेड्डी ने बताया केजरीवाल के कविता की ओर से आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए देने का ऑफर देने की बात कही थी। केजरीवाल के निर्देश पर ही उन्होंने कविता के साथ मुलाकात कर शराब कारोबार की बातचीत शुरू की थी। और देखिए अरविंद केजरीवाल जा चुके हैं पहले ही जेल। आप देखते हैं अरविंद केजरीवाल के 3 लोग, एक तो सत्येंद्र जैन, एक आप देखते हैं कि मनीष सिसोदिया, एक आप देखते हैं संजय सिंह पहले से ही जेल में है। अब बात आती है क्या है आखिर ये नई आबकारी नीति घोटाला, क्योंकि इसकी काफी चर्चा हो रही तो इसके बारे में मानी होनी चाहिए। तो दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू की। इसके बाद जुलाई 2022 में तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में अनियमितताओं होने के संबंध में एक रिपोर्ट उपराज्यपाल बीके सक्सेना को सौंपी। और इस नीति में गड़बड़ी होने के साथ ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। और इस रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने नई आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में नियमों के उल्लंघन और क्रियात्मक खामियों का हवाला देकर 22 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गई थी और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था। और इससे लाइसेंस शुल्क माफ या फिर आप देखिए कम किया गया था। और इस नीति ने सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और मामले में जांच की सिफारिश करने के बाद 30 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस लेते हुए पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी थी। यहाँ सीबीआई की बात हो रही, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ मैं। और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। कहाँ? नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। अब देखिए जांच होने दीजिए, क्या होता है वो तो जांच के बाद ही मालूम चलेगा कि कितने, क्योंकि आरोप किसी पर भी लग सकते हैं देखिए, और आरोप सिद्ध होना बड़ी बात होती है। विशेषज्ञ बोले जेल से सरकार चला सकेंगे या नहीं तय करेगी अदालत, आप देखेंगे। और ये आप सभी जानते हैं
और देखिए मैंने कहा ना कि कोई वो नहीं है, कानून ये नहीं कहता कि आप जेल जा रहे हैं तो सरकार या पद आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आप अगर नैतिकता का आधार लेते हैं तो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। केंद्र की विकसित भारत संदेश भेजने पर चुनाव आयोग की रोक, कांग्रेस व तृणमूल की शिकायत पर आयोग की कार्रवाई, आईटी मंत्रालय को निर्देश दिया गया है। मंत्रालय ने व्हाट्सएप संदेशों को चुनावी घोषणा से पहले भेजने का दिया था तर्क, सियासी परिवारों से संबंधित अफसरों को चुनाव में से छुट्टी। देखिए अब सभी जानते हैं कि चुनाव आ चुके हैं, लोकसभा के एक महापर्व आ चुका है, 543 सीटें हैं लोकसभा में। इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ये करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो आदर्श आचार संहिता लग गई ना, तो आप सभी जानते हैं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान जैसे ही होता है आदर्श आचार संहिता लग जाती है, और जब तक मतगणना नहीं हो जाती है तब तक लागू रहती है। और इस बीच आप देखिए कि जो चुनाव आयोग है ना वो शक्तिशाली हो जाता है। 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कहा चुनाव नजदीक रोक के आदेश से अव्यवस्था व अनिश्चितता फैल जाएगी। शीर्ष कोर्ट ने रोक की मांग वाली याचिका खारिज की और कहा कि नए चुनाव आयुक्तों पर किसी तरह के आरोप नहीं है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनाए गए कानून की वैधानिकता पर कोर्ट अगस्त में करेगा सुनवाई। बीते वर्ष संसद में पारित हुआ था कानून। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 पिछले साल संसद द्वारा पारित किया गया था। बाद में इस पर राष्ट्रपति ने अपनी मुहर लगा दी थी। नए कानून में आप देखिए चुनाव आयुक्तों को चुनने के लिए समिति में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की जगह एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया, और समिति में अब प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, विपक्ष के नेता शामिल रहते हैं, 3 लोग शामिल रहते हैं। तो इसी को चुनौती दी गई थी। फैक्ट चेकिंग यूनिट की स्थापना की अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक, केंद्र सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरकार के बारे में फेक न्यूज की पहचान करने के लिए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के तहत फैक्ट चेकिंग यूनिट की स्थापना संबंधी अधिसूचना पर रोक लगा दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी आईटी नियम 2021 के तहत 20 मार्च को एफसीयू को अधिसूचित किया गया था। देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अब आप देखते हैं कि चुनावी महासमर के बीच शुक्रवार से देश में फटाफट क्रिकेट का खुमार छाएगा। चेन्नई में शुक्रवार को आप देखिए 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मुकाबले से इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल होने वाला है ना, 70वें सत्र का बिगुल बजेगा। और इस बीच आप देखिए महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कमान ऋतुराज गायकवाड़ को सौंप दी है। आईपीएल होता है ना, अभी महिलाओं का हुआ है, अब आप देखिए पुरुषों का होगा। चुनावी बॉन्ड से जुड़ा सारा ब्यौरा हुआ सार्वजनिक, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने सार्वजनिक की चंदे की जानकारी, बॉन्ड खरीदने वालों से लेकर भुनाने और उनकी तारीख को और जैसा ब्यौरा शामिल है। अब आप देखेंगे, अभी तक आप देख रहे थे चुनावी बॉन्ड एक योजना है, उसके तहत लोग बॉन्ड खरीद कर इन राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं एक तरह से। तो एक गुप्त था, किसी को मालूम ही नहीं था किस पार्टी को कितना दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डंडा चलाया और उसे असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई को कि एसबीआई आप आंकड़े दीजिए चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर इसे डाल देगा। तो ये हो गया है। हमारे बैंक खाते फ्रीज, चुनाव लड़ने को पैसे नहीं है, कांग्रेस कह रही है। पार्टी ने मोदी पर कांग्रेस को अधिक आर्थिक रूप से पंगु करने का लगाया आरोप। चुनाव आयोग व सुप्रीम कोर्ट से खाते पर रोक हटाने के दखल देने का आग्रह किया है। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा झूठा है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, क्योंकि इनके बैंक खातों पर आप देखते हैं जो भी अनियमितताएं हो उस वजह से आप देखते हैं कि क्या लग गया, रोक लगा दी गई है, टैक्स ना भरने की ऐसी बातें हो रही हैं। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं, और अभी तो आप देखेंगे वही होगा, इसका आरोप उस पर, उसका आरोप इस पर।
बाकी अभी है देखिए चुनाव, तो अधिकतर खबरें नहीं चुनाव से जुड़ी हुई, लेकिन आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है जब चुनाव हो जाए, रिजल्ट आ जाए तो उनके बारे में ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। 1977 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपने खिलाफ जनता पार्टी के गठबंधन को बेमेल खिचड़ी कहा था। बाद में जनता पार्टी चुनाव जीत गई तो उसने जीत के जश्न में कई स्थानों पर खिचड़ी बंटवाई थी। इस तरह के देखते रहते हैं आप लोग। हर पार्टी के लिए थी अलग मत पेटी। आज से इस बात की कल्पना करना कठिन है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए 1951 में पहला आम चुनाव संपन्न कराना कितना बड़ा कार्य था। और आप देखते हैं कि घर घर जाकर मतदाताओं का पंजीकरण करना ही अपने आप में इतिहास बनाना था। ज़्यादातर मतदाता साक्षर नहीं थे उस समय। इस बात का ध्यान रखते हुए कि पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह की व्यवस्था की गई है, लेकिन तब मतपत्र का नाम और चिन्ह नहीं थे। हर पार्टी की अलग मतपेटी थी और जिस पर उनके चुनाव चिन्ह अंकित कर दिए गए। और इसके लिए लोहे की 2 करोड़ 12 लाख मतपेटियां बनाई गई थी। करीब 62 करोड़ मतपत्र छापे गए थे। मतपेटियों को केंद्र तक पहुंचाना उस समय चुनौती था। चुनाव आयोग की पहल से बड़े 4.5 करोड़ रुपए। चलिए, तो ये सब आप देख रहे हैं। अभी तो आप देखेंगे कि उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है, इस पार्टी से नेता इस पार्टी में जा रहे हैं, उस पार्टी का विलय इस पार्टी में, उसका इसमें ये हो रहा है, सब ऐसा ही होता रहेगा। अब आप देखिए, जातीय जनगणना की बात होगी, जनगणना की बात भी होगी, तो जातियों की जनगणना की बात हो रही कि इस जाति की संख्या इतनी है। और 1930 में अंतिम बार ये आंकड़े जारी किए गए थे, तब से नहीं हुई है। 2011 में हुई थी, लेकिन आंकड़े ही नहीं आए सामने। और देखिए, जनगणना की बात करें तो पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के समय शुरू हुई थी। 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से नियमित जनगणना शुरू हुई थी। हर 10 साल में होती है। ये क्वेश्चंस पूछ लेगा आपसे इस तरह के। अब आप देखिए, आज से शुरू होगा धारी की भूतशाला का सर्वे। और एएसआई जिला प्रशासन व पुलिस ने को तैयारियों को अंतिम रूप दिया। सर्वे के दौरान परिसर के आसपास बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की बात करें ना, 1861 में इसकी स्थापना हुई थी उसकी। और सदियों पुराना भोजसाल विवाद है। भोजसाल विवाद सदियों पुराना। हिंदुओं का कहना है कि यह सरस्वती देवी का मंदिर है और सदियों तक पहले मुसलमानों ने इसकी पवित्रता भंग करते हुए यहाँ मौलाना कमालुद्दीन की मजार बनाई थी। भोजशाला में आज भी देवी देवताओं के चित्र और संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं, जबकि अंग्रेज अधिकारी वहां लगी बाग देवी की मूर्ति को लंदन ले गए थे। और संगठन की तरफ से एडवोकेट हरिशंकर जैन और एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में कहा था कि पूर्व में भी जो सर्वे हुए हैं वह साफ साफ बता रहे हैं कि भोजशाला वाग देवी का मंदिर है। हिंदुओं का यहाँ पूजा करने का अधिकार है भी है। और अचल आप देखिए, चल अचल वस्तुओं, दीवारों, खंभों, फर्श की होगी जांच। इसमें सर्वे के में मिले थे विष्णु और कमल चिन्ह। एएसआई आप देखते हैं कि एडवोकेट हिमांशु जोशी ने कोर्ट को बताया था कि 1902-1903 में पुरातत्व विभाग भोजशाला का सर्वे कर चुका है। फोटोग्राफ के साथ रेडियो कोर्ट में प्रस्तुत है। और आप देखते हैं कि फोटोग्राफ में भगवान विष्णु और कमल चिन्ह फर्श में स्पष्ट नजर आ रहे हैं। नए सर्वे की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं क्या होता है। एएसआई सर्वे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आदेश को दी चुनौती। इस मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करने का अनुरोध किया हुआ है। तो आप देखते हैं देश भर में ऐसे कई स्थान हैं कहते हैं जहाँ हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद बना हुआ है।
इसी तरह के विवादों को रोकने के लिए आप देखते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाया गया था, धार्मिक स्थल कानून 1991। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ सभी को भूल जाना पड़ेगा। 15 अगस्त की तारीख 1947 की तारीख तय कर दी गई थी कि यहाँ जिन मंदिर है तो मंदिर आगे हमेशा रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसलिए कहा गया था क्योंकि आप देखिए राम मंदिर के और बाबरी मस्जिद के मामले में देश भर में तनाव पैदा कर दिया था, कितने दंगे हुए, आतंकी हमले भी हुए, लोगों की डेथ भी हुई है। तो इस तरह के आगे मामले ना आए उन्हें रोकने के लिए, लेकिन इस कानून को ही चुनौती दी गई है। कांस्टेबल भर्ती के लिए 30 मार्च को फिर परीक्षा आयोजित करेगा एसएससी, केंद्रीय चयन आयोग। सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा तमिलनाडु के राज्यपाल कर रहे हैं आदेश की अवहेलना। सत्ता पर रोक के बावजूद, सजा पर रोक के बावजूद मंत्री पद की शपथ दिलाने से राज्यपाल ने किया इंकार। कहा राज्यपाल का आचरण गंभीर, 24 घंटे के भीतर इस मामले में निर्णय ले, सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो जारी करेंगे संविधान के मुताबिक कार्य करने का आदेश। राज्यपाल नाम के मुखिया हैं, उनके पास सिर्फ परामर्श देने की शक्ति है। एक बात परेशानी क्या है ना, जब केंद्र में किसी और की सरकार हो, राज्य में किसी और की सरकार हो, तो आप देखते हैं कि राज्यपाल तो उनके केंद्र वालों के हिसाब से बनता है। इसलिए आप देखते हैं पश्चिम बंगाल चले जाइए आप लोग, कर्नाटक केरल चले जाइए आप लोग पंजाब चले जाइए, वेस्ट बंगाल चले जाइए, आंध्र प्रदेश चले जाइए, और आप लोग तमिलनाडु चले जाइए। यहाँ आप देखते हैं कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री में तनातनी चलती रहती है। ठीक है। और तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी राजधानी चेन्नई आपको देखने को मिलेगी। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे कितनी सीटें हैं यहाँ, विधानसभा में है आपको देखने को मिलेंगी 234 सीटें हैं। राज्यसभा में आपको 18 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 39 सीटें, 1,30,058 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। और RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं, MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगे। तो उसी की बात हो रही है। अब JNU छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि अपना अपना प्रचार प्रसार चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। पतंजलि ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। अब सोचिए बाबा रामदेव की कंपनी, तो आजकल जिस भी प्रोडक्ट को आप लोग उपयोग कर रहे हैं थोड़े उसके बारे में रिसर्च कर लिया करिएगा, क्योंकि हर कोई लूटने के लिए बैठा हुआ है, हर कोई गलत सूचनाएं दे रहा है। बाबा रामदेव आप देखिए कितनी बातें करते रहते हैं, लेकिन उन्हें भी मौका मिला तो वो भी आप देखते हैं झूठे विज्ञापन फैलाने लगे। जल्द अंतरिक्ष यात्री की भूमिका निभाएंगे विज्ञानी, इसरो प्रमुख करें हमारे। और देखिए अगर हम लोग बात करें इसरो की तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, और 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखते हैं कि चारों यात्रियों के नाम घोषित किए गए थे 27 फरवरी को। इनमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर हैं, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और बिग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। चारों वायुसेना से हैं, ये भी याद रखिएगा। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए योग्यताओं संबंधी प्रश्नों पर सोमनाथ ने कहा, जब हम निरंतर तरीके से मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू करेंगे तो हमें अनुसंधान विज्ञानी की आवश्यकता होगी। इस इसरो के सहयोग से विज्ञान भारतीय विदर्भ प्रदेश मंडल द्वारा आयोजित स्पेस ऑन व्हील्स की समापन समारोह को संबोधित करते हुए आप देखिए उन्होंने कहा कि हम अंतरिक्ष स्टेशन शुरू कर रहे हैं और आप जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान के तौर पर अंतरिक्ष में जा सकते हैं। देखिए ये कर्नाटक के राज्यपाल ने मंदिरों पर टैक्स से संबंधित बिल लौटाया। राजभवन ने विधेयक को और ज्यादा स्पष्टीकरण के साथ फिर से भेजने का दिया निर्देश। राज्य में 10 लाख अधिक वार्षिक आय वाले मंदिरों पर टैक्स का किया गया है प्राविधान। तो उसी की बात हो रही है। कर्नाटक चलिए आप लोग, आपने देखा है कि काफ़ी बवाल भी हो रहा था कि मंदिरों पर टैक्स लगाया जाएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु देखने को मिलेगी। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। और 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखेंगे 224 सीटें हैं। विधान परिषद में आप देखिए 75 सीटें हैं।
राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आप देखेंगे कि सिद्धारमैया है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और थावर चंद गहलोत आप देखेंगे कि राज्यपाल हैं। और आपको मालूम है थावर चंद गहलोत बीजेपी के नेता भी रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस हिसाब से काम करते होंगे, कितना निष्पक्ष होकर काम करते होंगे। तो यही देखना होता है। ये परीक्षा दिए बिना ही मेडिकल कॉलेज में हो गया था दाखिला। 2019 का बताया जा रहा मामला। दाखिले के लिए 60 लाख से 1 करोड़ रुपए तक दिए हैं। कोलकाता के सागर दत्त मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई के लिए दाखिला होने की बात तय। देखिए ऐसे ऐसी मतलब आप सोच रहे हैं हर जगह घोटाले घोटाले की बात हो रही है। मूसेवाला की मां के IVF के मामले में पंजाब के स्वास्थ्य सचिव पर लटकी तलवार। पंजाब सरकार ने अजय शर्मा को नोटिस भेज 14 दिन में मांगा जवाब। शर्मा ने केंद्र से मांगी रिपोर्ट की मंत्री और मुख्यमंत्री को नहीं थी जानकारी। ये आप देखेंगे, केंद्र ने इस कारण मांगी थी रिपोर्ट। भारत में वर्ष 2021 में पारित सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन अधिनियम 2021 के अनुसार महिलाओं को 21 से 50 वर्ष की उम्र तक IVF ट्रीटमेंट से मां बनने की अनुमति है, जबकि पुरुष 55 साल तक इस तकनीक से पिता बन सकते हैं। मूसेवाला की मां 58 वर्षीय मां चरण कौर ने विदेश में IVF के जरिए गर्भ धारण किया और वहां पर उपचार के बाद भारत में आकर उन्होंने भटिंडा के निजी अस्पताल में 17 मार्च को बच्चे को जन्म दिया है। और इसकी जानकारी बलकौर सिंह ने खुद अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर दी थी। चरण कौर की उम्र 50 से ज्यादा होने के कारण केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी थी, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और नोटिस में क्या लिखा गया है? रूल्स ऑफ बिजनेस 1991 के अनुसार आपको इस गंभीर मामले पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले विभागीय मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह व CM के संज्ञान में लाना चाहिए और आपने दोनों से चर्चा किए बिना कार्रवाई शुरू कर दी है। यह आपकी ओर से गंभीर लापरवाही बरती गई है, इसलिए IAS सर्विस रूल्स के अनुसार आप पर कार्रवाई क्यों ना की जाए। तो उसी की बात हो रही है। ये अग्निकुल ने तकनीकी कारण से स्थगित की अपनी पहले रॉकेट की लॉन्चिंग। स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कासमास ने तकनीकी समस्या के कारण अपने पहले रॉकेट की लॉन्चिंग को स्थगित कर दिया है। कंपनी ने गुरुवार को इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर लॉन्चिंग स्थगित करने की आप देखते हैं कि जानकारी दी है। और हैदराबाद की स्काई रूट एयरोस्पेस 2022 में अपने पहले रॉकेट विक्रम S की लॉन्चिंग की थी। स्काई रूट ऐसा करने वाली देश की पहली प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी बन गई थी। उल्लेखनीय है कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी ताकत बन रहा है ना। प्रयोगशाला में डिजाइन किया कृत्रिम कोरल रीफ। समुद्र में बनने लगा जंगल। मत्स्य उत्पादन बढ़ने के साथ पारिस्थितिकी तंत्र में होगा सुधार। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां होंगी कम। उड़ीसा के में कृत्रिम कोरल रीफ हुई स्थापना। चलिए तो उसी की बातें हो रही हैं। राजस्थान में जीन्स टी शर्ट में दफ्तर नहीं आ सकेंगे बिजली विभाग के कर्मचारी। आप लोग क्या सोचते हैं? अब आप देखेंगे कि ये संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी आपको मिलती है, तो जरूर पढ़ना चाहिए आपको आर्टिकल, एडिटोरियल। आर्थिकी को बल देती आधी आबादी, यानी कि महिलाओं की बात हो रही है। और उन्हें पीछे छोड़कर हम लोग कभी आगे विकसित भारत नहीं बना सकते हैं, परिवार विकसित नहीं हो सकते हैं। महिलाओं को साथ लेकर चलना ही होगा। लोकसभा चुनावों का उद्घोष हो चुका है। आगामी 5 वर्षों के लिए शासन की बागडोर किसके हाथ में होगी, इसका उत्तर तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। परंतु बीता एक दशक भारत को क्या देकर गया है, उसका विश्लेषण उपयोगी होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के अनुसार प्रबल संभावना है कि भारत 2027 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और साथ ही 5 वर्षों में वैश्विक विकास में भारत का योगदान 2% बढ़ जाएगा। ये रुझान यही दर्शाते हैं
कि भारत मजबूती के साथ आर्थिक विकास की गति की ओर उन्मुख है। इस विमर्श में एक स्वाभाविक प्रश्न यही सामने आता है कि बीते एक दशक में ऐसा क्या हुआ कि आर्थिक विकास का प्रभाव तीव्र गति से बढ़ा है। अगर यह कहा जाता है कि इसके पीछे सरकार की आर्थिक नीतियां हैं, तो क्या 2014 से पूर्व आर्थिक विकास को गति देने के लिए रणनीति नहीं बनी? यकीनन आप देखेंगे आजादी के बाद से ऐसी कई योजना नीतियों का निर्माण हुआ जिससे भारत एक सुदृढ़ आर्थिक धरातल पर खड़ा हो सके, लेकिन इसके बावजूद उन नीतियों के अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए और ऐसे में उन कारणों को जानना आवश्यक है जिनके चलते बीते एक दशक से पूर्व आर्थिक विकास की गति अपेक्षित रूप से तेज नहीं थी। और सर्वप्रथम आप देखेंगे कि सर्वप्रथम तो हमें यह समझना होगा कि आर्थिक विकास स्वयं में स्वतंत्र पहलू नहीं है, बल्कि इसके निर्धारण में अन्य पहलुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। दूसरा, आर्थिक विकास तब तक अपनी अपेक्षित गति से नहीं बढ़ सकता जब तक उसमें आधी आबादी यानी महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी ना हो। इस विमर्श में तीसरा बिंदु जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वह यह है कि इसमें ग्रामीण भारत की प्रतिभागिता हो, और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की 70% से अधिक जनसंख्या गांव में निवास करती है। अतः उसकी प्राथमिकताएं और आवश्यकताएं जब तक आर्थिक विकास की रणनीति में केंद्रीय स्थान नहीं पाती है, तब तक आत्मनिर्भर एवं सशक्त भारत की कल्पना व्यर्थ है। क्या आजादी के 6 दशकों तक ग्रामीण विकास तथा महिला कल्याण केंद्रित योजनाएं क्रियान्वित नहीं हुई है? निश्चित ही ऐसी योजनाएं बनी और महिला स्वावलंबन के लिए अनेक वित्तीय प्रावधान भी प्रस्तावित हुए, परंतु महिला सशक्तिकरण का प्रश्न अनसुलझा ही रहा। आर्थिक स्वावलंबन आधी आबादी के सशक्तिकरण की अपरिहार्य शर्त है, और यह तभी संभव है जब महिलाओं के भीतर स्व का भाव व्याप्त हो, आत्मसम्मान का अभाव अक्षमता और उदासीनता को जन्म देता हो। और इस दशकों से आधी आबादी को निरंतर यह बोध कराया गया है कि वे समाज की वह जिम्मेदारी है और जिनका सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान शून्य है। मूल्यहीनता के इस बोध ने आधी आबादी से गरिमापूर्ण जीवन छीन लिया और उनकी पीड़ा, उनकी समस्याएं किसी के भी चिंतन मनन का विषय नहीं बनी। अंधेरे में सोच के लिए सुरक्षित स्थान की खोज, ईंधन की जुगत में जंगलों में भटकना, पानी के लिए मीलों चलना तथा स्वच्छता की परिभाषा और महत्व से अनभिज्ञ माहवारी के समय अपराध बोध से ग्रस्त जीवन व्यतीत करने की व्यवस्थाएं किसी भावनात्मक कथानक का लेखन नहीं, अपितु आधी आबादी के जीवन की वह कठोर सच्चाई थी जिसे नकारा नहीं जा सकता है। जीवन की आपाधापी के बीच स्वावलंबन के उनके लिए कोई कल्पना से अधिक कुछ नहीं था। कोरी कल्पना से दशकों से चली आ रही ऐसी पीड़ाओं को 15 अगस्त 2014 के दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन शब्दों ने भेद दिया कि क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई कि आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में सोच के लिए जाना पड़ता है। डिग्निटी ऑफ वीमेन, क्या यह हम सब का दायित्व नहीं है? यह आहन विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक था। इन शब्दों ने हमारे देश में आधी आबादी की दशा और दिशा बदलने का काम किया। कई अध्ययन भी इसकी पुष्टि करते हैं कि एक्सेस टू टॉयलेट्स एंड द सेफ्टी कन्वीनियंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ वीमेन इन इंडिया शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार खुले में सोच से मुक्त ने महिलाओं के भीतर आत्मविश्वास जागृत किया है और उनका वह समय जो सोच के लिए सुरक्षित स्थानों की खोज में व्यय होता था अब बचने लगा है। और गरिमामय जीवन के अध्याय में एक नवीन पृष्ठ तब जुड़ा जब उज्ज्वला योजना क्रियान्वित हुई है। इस योजना ने आप देखिए महिलाओं के घंटों के उस परिश्रम पर विराम लगा दिया जो आंखों और सांसों को कष्ट देने वाले ईंधन की खोज में करना पड़ता था। यह योजना जीवन रक्षक भी सिद्ध हुआ और एक शोध के अनुसार आप देखिए विश्व भर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने से निकलने वाला धुआं सालाना करीब 33 लाख लोगों की जान ले रहा है। अगस्त 2019 में भी आप देखते हैं कि महिलाओं के गरिमामय जीवन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ जब हर घर नल से जल योजना आरंभ हुई। शोध बताते हैं कि अनेक ग्रामीण महिलाएं पानी इकट्ठा करने के लिए एक दिन में 10 मील तक पैदल चलती थीं। पानी लाने के लिए घंटों का सफर तय करना महिलाओं को आय अर्जित करने वाले व्यवसाय में संलग्न करने में सबसे बड़ी बाधा थी, लेकिन बीते 4 वर्षों में तस्वीर बदल दी गई। योजना आरंभ होने से पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों के 16.79% घरों में नल थे, जो 2024 में बढ़कर 75.18% हो गए हैं। स्वच्छ भारत
स्वच्छ जल तक पहुंच में निवेश महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण में प्रत्यक्ष निवेश है और यह महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। स्वच्छता जल की सहज उपलब्धता और ईंधन ने आधी आबादी को पूर्ण शक्ति प्रदान की है, क्योंकि इन योजनाओं ने शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक सशक्तता का मार्ग तो प्रशस्त किया ही है और उनके उस समय को आर्थिक स्वावलंबन की ओर उन्मुख किया है जो पूर्व में निरर्थक व्यय होता था। जैविक कृषि, पशुपालन तथा हथकरघा उद्योग में ग्रामीण महिलाएं संलग्न होकर आत्मनिर्भर भारत की सबसे मजबूत कड़ी के रूप में उभर रही हैं। तमाम राजनीतिक विमर्शों से परे इसे स्वीकार करना चाहिए कि बीते एक दशक में आधी आबादी के जीवन को सुगम और सुरक्षित कर महिला सशक्तिकरण की नई परिभाषा लिखी गई है और इससे अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के साथ महिलाओं के आत्मबल को बढ़ाने का काम भी किया है। लेखक का समाजशास्त्र की प्रोफेसर है, इनका नाम है डॉक्टर रितु सारस्वत के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। अच्छी बात है, अच्छा आर्टिकल लिखा है। यहाँ से बहुत सारे पॉइंट आपको मिले होंगे जो अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं महिलाओं की स्थिति पर, तो आप लोग लिख सकते हैं और सरकार की तरफ से जो पहले की जा रही है उनका उल्लेख कर सकते हैं। जल संकट को लेकर चेतने का समय है। भारत एक बड़ी आबादी वाला राष्ट्र है और यहाँ विश्व की करीब 18% जनसंख्या निवास करती है, जबकि क्षेत्रफल विश्व की कुल भूमि का करीब 2.75% ही है और इतनी कमी भूमि पर इतनी अधिक आबादी के लिए विश्व के कुल जल संसाधन का मात्र 4% ही उपलब्ध है। इतनी बड़ी आबादी की पानी और अन्य जरूरतें पूरी करने में देश के संसाधन हाँफने लगे हैं। भारत जहां जल संकट के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है, वहीं प्रदूषण की मार से भी त्राहिमाम कर रहा है। यूं तो भारत में छोटी बड़ी करीब 40 से आप देखेंगे कि 42 लाख जल संरचनाएं हैं तथा अर्थात तालाब, जोहड़ और बावड़ी आदि मौजूद है, लेकिन बेरुखी एवं लालच के कारण अधिकतर जल संरचनाओं का स्वरूप आप देखिए विकृत हो चुका है और उनमें आप देखिए जल ग्रहण और जल पुनर्भरण करने की क्षमता भी कम हो चुकी है। यह स्थिति तब है जब आप देखिए भारत में मौजूद प्रत्येक जल स्रोत को सम्मान देने की परंपरा रही है। पानी का आदर हमारी पूजा पद्धतियों में भी शामिल है। कुएं, तालाब या फिर अन्य जल स्रोत बनाने से पहले आहन किया जाता है कि हे जल के देवता, आप यहाँ स्वच्छ स्रोत के रूप में उपस्थित होकर हमारा कल्याण करें। लेकिन पिछले 3-4 दशक से भारत के जल संसाधनों में लगातार गिरावट देखी जा रही है और चिंता की बात यह है कि वे भयावह रूप से प्रदूषित होते जा रहे हैं। अत्यधिक जल दोहन एवं उस अनुपात में पुनर्भरण न हो पाने के कारण भारत में हर वर्ष आप देखिए जल संकट गहराता दिखता है। यह एक प्रथा सी बन गई है कि अगर किसी स्थान पर पानी की कमी है तो दूर से नदी का पानी वहां पर ले जाओ और ऐसा बड़े शहरों में खूब किया जा रहा है और वही नदी का भूजल स्तर वहां की आबादी में भी इससे प्रभावित हो रही है। यह समाधान कभी भी स्थायी नहीं हो सकता है। यह चिंताजनक है कि गर्मियों के पहले ही बेंगलोर के बाद हैदराबाद और कुछ अन्य शहरों से जल संकट की खबरें आ रही हैं। जल संकट के स्थायी समाधान के लिए हमें जहां संकट वहीं समाधान की रणनीति पर काम करना होगा। देश में यह कार्य अधिकतर राज्यों में संभव भी है, क्योंकि वर्षा तो आप देखते हैं कि हर जगह होती है। जहां पर आप देखते हैं कि 200 से 600 मिलीमीटर या उससे अधिक वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ यदि उससे जल को संचित करने के साधन बना लिए जाएं तो उस क्षेत्र की आबादी के लिए पानी का इंतजाम किया जा सकता है। हमें जल प्रदूषण को लेकर भी सचेत होना होगा। जल प्रदूषण का एक बड़ा कारण उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट है। अधिकतर फैक्ट्रियां दूषित जल को शोधित किए बिना उसे नदियों में जाने देते हैं। कुछ उद्योग तो प्रदूषित पानी को बोरिंग करके जमीन के अंदर डाल देते हैं, जो भूजल को दूषित करता है। उद्योगों को इसके लिए आप देखिए बाध्य किया जाना चाहिए कि वे अपने यहाँ उपयोग में लाए गए पानी को आप देखिए शोधित करके उसे पुनः उपयोग में लाए और शहरों से निकलने वाले कुल घरेलू जल का मात्र 10 से आप देखते हैं कि 20% ही शोधित हो पाता है और शेष गैर शोधित घरेलू बहिस्राव अंत में नदियों में ही चला जाता है। और इसी कारण आप देखिए हमारी नदियां भयंकर प्रदूषण से ग्रस्त हैं और इनमें आप देखिए बहने वाले प्रदूषित पानी के कारण हमारी भूजल भी प्रदूषित हो रहा है। और इसे रोकने के लिए आप देखिए नगर निकायों को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिससे सीवरेज शोधन के बाद आप देखिए निकलने वाले पानी को कृषि कार्यों या फिर उद्योगों में उपयोग किया जा सके। यह भी समय की मांग है कि कृषि में भूजल के उपयोग को कम करने के लिए उपाय किए जाए और इसके लिए फसलों की सिंचाई का तरीका बदलने के साथ किसानों को कम पानी वाली फसलों को अपनाना होगा। अगर किसान धान उगाते हैं
और उसे देश से बाहर बेचा जाता है, तो इस प्रकार से हमें अपनी पानी का मुफ्त निर्यात कर देते हैं, क्योंकि धान उत्पादन करने में काफ़ी अधिक पानी खर्च होता है। धान के विकल्प के तौर पर आप देखिए दालें उगाना बेहतर है, और जिनमें कम पानी खर्च होता है। और किसानों को आप देखिए धीरे धीरे अपनी कृषि को रसायन मुक्त करने की दिशा में भी कदम बढ़ाने चाहिए, और इससे भी पानी की बचत होगी। जल संकट के स्थायी समाधान के लिए हमें अपनी पुरातन पद्धतियों की ओर लौटना होगा, और इस क्रम में जल संरक्षण के तौर तरीकों को आप देखिए पुनर्जीवित करना होगा। देश में सभी जल पुनर्भरण स्रोतों को पुनर्जीवित करने का एक कार्यक्रम बनाकर उसे समाज के सहयोग से लागू करना चाहिए। और छोटे एवं बड़े शहरों में आप देखते हैं कि वर्षा जल संरक्षण संचयन को जमीन पर उतारने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। वर्षा जल के भूजल में पहुंचने से उसका स्तर तो बढ़ेगा ही, उसके प्रदूषण में भी कमी आएगी। भारत को जल संकट से बचाने के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक सहयोग करे, और यह सभी का फर्ज कि जल संरक्षण की दिशा में अपने स्तर पर कुछ न कुछ प्रयास करें। भारत ने अपना वाटर विजन 2047 प्रस्तुत किया है, और इसके अनुसार जब देश आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तब पानी के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। और ऐसा तभी होगा जब हमारे जल स्रोत पानी से समृद्ध होंगे और हमारी नदियां निर्मल एवं अविरल बहेंगी। इसके लिए आप देखिए अभी से ठोस प्रयास आवश्यक है। वास्तव में आप देखिए देश को एक सकारात्मक जल आंदोलन की आवश्यकता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अब चेतने का वक्त है। अगर इस समय पानी को बचाने के लिए कुछ करने से चूक गए तो देर हो जाएगी। लेखक भारतीय नदी परिषद के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है रमनकांत, इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। अच्छी बात है, यही से आप लोगों को पॉइंट मिल जाते हैं आंसर राइटिंग के लिए। हम एक हैं। प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वह दूसरे मानव की रक्षा करे। मानव ही सबसे बड़ा धर्म है। मानव विकास प्राथमिक कर्मयोग है। आज विश्व में हाहाकार मचा है और मानव ही मानव के रक्त का प्यासा बन बैठा है। गलाकाट प्रतियोगिता ने उनको एक दूसरे का शत्रु बना दिया है। भौतिकवाद और आप देखिए पदार्थवाद ने लोगों को असहिष्णु और अमर्यादित बना दिया है। इस कारण संसार जल रहा है। ना कोई सत्य को समझना चाहता है, ना ही ईश्वर को देखना चाहता है। मानव अपने को भी पहचानना नहीं चाहता, इसलिए सर्वत्र अशांति का रोग और अव्यवस्था का भोग है। और इसके निदान के लिए हम एक है का अभाव हर मानव का स्वधर्म होना चाहिए, और इसका अर्थ अपने आत्मा के अनुसरण से है। और यदि संसार में हर एक मनुष्य स्वधर्म निभाए और अपने आत्मा की बात सुने तो कोई विकार ना होगा, कोई शिकार ना होगा। सबसे पहले तो स्वधर्म की ही मानना चाहिए, तत्पश्चात कोई अन्य धर्म। वैसे भी स्वधर्म ही सदैव अपने निकटतम रहता है, अर्थात आत्मा ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मानव आत्मा की आवाज़ सुनने का सामर्थ्य रखता है वही महामानव है। आत्मा सदा सदा से पुकार रहा है कि हम सब एक हैं, और मन और आब्दिक बुद्धि अवश्य इसे विचलित करते हैं। दोनों हर मानव का धर्म पृथक पृथक बताते हैं, जबकि शरीर में व्याप्त चेतना मानवता को ग्रहण करती है, जो शुद्ध जीवन पद्धति है। मानव के लिए मानव यही आत्मयोग है और यही आत्मबोध है। आत्मा अनुशीलन, आत्मनिरीक्षण, आत्म साक्षात्कार से प्रकट होता है कि मानव ईश्वर का प्रतिनिधि है। मानव तभी ईश्वर का दूत होगा जब आत्मा के सन्निकट होता है, और सभी ऐसा अनुभव करें तो मानव के मित्र बन जाएंगे, और वे एक दूसरे के हितैषी और मित्र बन जाएंगे। फिर आकाश गूंज उठेगा, हम एक हैं। आनंद शर्मा की आपत्ति। एक ऐसे समय जब राहुल गांधी जातिवार गणना पर खूब जोर देने में लगे हुए, तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने यह चिट्ठी लिखकर पार्टी को असहज करने का ही काम किया है कि ऐसा किया जाना इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की विरासत का अपमान करना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा एक समय कांग्रेस के उस असंतुष्ट समूह के सदस्य थे जिसे G20 के नाम से जाने जाता है। समय के साथ यह समूह बिखर गया है। इसकी कोई आशा नहीं कि आनंद शर्मा की चिट्ठी के बाद कांग्रेस जातिवार गणना की अपनी मांग से पीछे हटेगी, लेकिन ऐसे प्रश्न अवश्य उठेंगे कि अभी हाल ही तक इससे इनकार करने वाली पार्टी को एकाएक इस पर इतना जोर क्यों दे रही है। जातिवार गणना अंग्रेजी सत्ता ने कराई थी, और आज़ादी के बाद जब नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उसकी ज़रूरत को खारिज कर दिया। उसके बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी आप देखते हैं कि ने भी कभी जातिवार गणना की जरूरत नहीं समझी। सहयोगी दलों के दबाव में मनमोहन सरकार ने 2011 में जातिवार जनगणना कराई तो है, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए।
एक लंबे समय से कई क्षेत्रीय दल जातिवार गणना की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी इस मांग को महत्व नहीं दिया। पिछले कुछ समय से राहुल गांधी ने इसे कांग्रेस का एक प्रमुख मुद्दा बना लिया। इस मामले में वह क्षेत्रीय दलों को भी मात देते दिखे रहे हैं और इस क्रम में राहुल गांधी यह भी पूछ रहे हैं कि अमुक अमुक संस्थाओं में कितने प्रतिशत ओबीसी हैं। कांग्रेस की ओर से जातिवार गणना की जो मांग की जा रही है उसका एकमात्र उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों यानी कि ओबीसी के वोट हासिल करना है, ना कि उनके आर्थिक सामाजिक उत्थान को बल देना है। और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि राजीव गांधी ने मंडल आयोग की सिफारिशों पर अमल खुलकर विरोध किया था और इससे ओबीसी वोट बैंक कांग्रेस से छिटक गया था। अब राहुल गांधी जातिवार गणना की मांग जो देकर उसे अपने पाले में लाना चाह रहे हैं और इसमें वह शायद ही सफल हों। और क्योंकि लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि कर्नाटक की पिछली कांग्रेस सरकार ने जो जातिगत सर्वेक्षण कराया था उसके आंकड़े क्यों नहीं जारी हो रहे हैं। यह पहली बार नहीं है कि जब कांग्रेस के किसी नेता ने जातिवार गणना का विरोध किया है। इसके पहले अभिषेक मनु सिंघवी भी इस पर आपत्ति जता चुके हैं। बाद में उन्होंने अपनी आपत्ति वापस ले ली थी। चूंकि सामाजिक उत्थान की अनेक योजनाएं इससे तय होती हैं कि पिछड़ी कही जाने वाली जातियों की आर्थिक स्थिति क्या है, इसलिए सैद्धांतिक तौर पर यह ठीक है कि जातिवार गणना के सही आंकड़े सामने आए। लेकिन समस्या यह भी है कि जातीय जनगणना की मांग के बहाने जातिवाद राजनीति को खाद पानी देने का काम किया जा रहा है। और देखिए, जातिगत जनगणना के बहुत सारे लोग पक्ष में हैं, बहुत सारे लोग विरोध करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जातियों की अगर जनसंख्या मान लो हो गई कि इस जाति की संख्या इतनी है तो उनकी क्या समस्या है, उनका समाधान किस तरह से हो सकता है, किया जा सकता है। और जो लोग विरोध करते हैं वो कहते हैं अगर जातियों की जनगणना हुई तो आपसी वैमनस्य बढ़ेगा कि हमारी जाति इतनी, हमारी जाति इतनी, दुश्मनी का भाव बढ़ेगा। खराब हो रही छवि। साइबर ठगी के लिए बदनाम जामताड़ा के ठगों ने अब झारखंड के अन्य जिलों में भी अपनी शाखाएं खोल दी है। देवघर, धनबाद, गिरिडीह आदि जिलों में इन ठगों के कारनामे पूर्व में प्रकाश आ चुके हैं। अब हजारीबाग का बरकट्टा प्रखंड साइबर ठगी का नया गढ़ के रूप में उभरा है। पिछले 4 वर्षों में आप देखिए यहाँ से 130 साइबर ठग पकड़े गए हैं और इसी तरह राजधानी रांची में भी साइबर ठगों की कई ठिकाने बन चुके हैं। 2 दिन पूर्व ही अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर के नाम पर बड़े ठग गिरोह का पर्दाफाश हुआ था। प्रारंभिक जांच में इस कॉल सेंटर से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में 3 लाख से अधिक नागरिकों के व्यक्तिगत डाटे का दुरुपयोग कर उन्हें धमकाने तथा वसूली का मामला सामने आया था। यह चिंतनीय है। इससे पिछड़ प्राकृतिक संसाधनों वाले राज्य झारखंड की छवि देश दुनिया में खराब हो रही है। और दूसरी ओर आप देखेंगे इसे निपटने के लिए साइबर थाना के पास मानव बल समेत अन्य संसाधनों की कमी है, जिसका फायदा ये साइबर गिरोह उठा रहे हैं। चिंता की बात यह भी है कि अब ये ठग राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर शहरों की ओर आने लगे हैं। लॉटरी निकलने, नौकरी लगने, केवाईसी अपडेट, विभिन्न फर्जी हेल्पलाइन और प्रलोभन करे भर रहे लिंक भेजकर ये लोगों को फंस रहे हैं और उनके खाते में सेंधमारी कर रहे हैं। जरूरत ही कि समय रहते शासन प्रशासन इस ठगों पर नकल कसे, नहीं तो आप देखिए लोगों के खाते खाली होते रहे और राज्य की बदनामी का यह दायरा बढ़ता चला जाएगा। इस मामले में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जाना भी वर्तमान की मांग है और लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। फोन पर आप देखिए किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी ना दें। और मैं भी तो कहता हूं देखिए किसी भी तरह के लालच में मत फंसिएगा। अगर लालच में फंसेंगे तो लुट जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। कानून का ना हो दुरुपयोग। गत दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला सुरक्षा से जुड़े कुछ कानूनों के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि पति और ससुराल वालों के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर की गई याचिका या शिकायत या एफआईआर की जांच करनी चाहिए कि आरोप क्लेवर ड्राफ्टिंग चतुराई से तैयार का मामला तो है या इसमें कुछ सच्चाई भी है। अदालत ने आईपीसी की धारा 498, 406 और 34 के तहत पति के मामा और चाची के खिलाफ 2017 में पत्नी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर रद्द करते हुए यह टिप्पणी की थी। महिला की शादी वर्ष 1997 में हुई थी, लेकिन एफआईआर 2017 में दर्ज की गई। महिला ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही पति और उनके रिश्तेदार उसे दहेज के लिए परेशान कर रहे थे और उसके साथ मारपीट करते थे। देश में महिलाओं को तमाम तरह के अपराधों, प्रताड़ना और घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कई कानून कवच दिए गए, लेकिन कुछ महिलाएं इन कानूनों का दुरुपयोग भी कर रही हैं और ये मामले आपको सामने भी आते रहते हैं। और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट समय समय पर तल्ख टिप्पणियां भी कर चुका है। 2022 में शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि दहेज प्रताड़ना से बचाव के लिए कानून में जोड़ी गई आईपीसी की धारा 498 का इस्तेमाल एक हथियार की तरह हो रहा है। शिकायतकर्ता महिला यह भी नहीं सोचती है कि बेवजह मुकदमे में फंसे लोगों पर उनका क्या असर होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 महिला के पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अब अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है और जिससे अधिकतम 3 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन अब यही धारा भड़ास निकालने का जरिया बन गई है और जिससे आप देखिए तमाम परिवार खंडित हो रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं
और यह सच है कि आज भी देश में कई महिलाओं को दहेज को लेकर यातनाएं सहनी पड़ती हैं और उनकी हत्या भी कर दी जाती है, और इससे संरक्षण प्रदान करने के लिए ही कानून में सख्त प्रावधान किए गए हैं। लेकिन कानून के बढ़ते दुरुपयोग ने महिलाओं के प्रति संदेह को बढ़ा दिया है, और ज्ञात हो कि गिरफ्तार किए गए लोगों में कई बेकसूर ऐसे होते हैं जो समाज में अपनी बदनामी होने के बाद आत्महत्या भी कर लेते हैं। यही नहीं, इस मामले में आमतौर पर पति के साथ आप देखिए उसके माता पिता, भाई बहन, भाभी और दूर के रिश्तेदारों को भी आरोपित बना दिया जाता है। ऐसे में झूठे आरोपों का सामना कर रहे परिवार को जो पीड़ा और कष्ट उठाना पड़ता है उसकी भरपाई कौन करेगा। अब समय आ गया है कि पुरुषों की सुरक्षा और उनकी प्रतिष्ठा बहाल किए जाने के लिए कानून बनाए जाए, और इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि पुरुष भी इसी समाज का अंग है। अच्छा कॉलम लिखा जा रहा है, देख रहे हैं। और जिन महिलाओं को इस कानून की जरूरत है वो लोग फायदा नहीं उठा पा रही हैं और कुछ लोग दुरुपयोग कर रही हैं। ये भी देखिए, ये आप देखिए टिप्पणियाँ रहती है, कमेंट रहते, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आप एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। निरंतर विकराल होता भूल जल का संकट। आज आप सभी जानते हैं कि विश्व जल दिवस है, यानी कि 22 मार्च को मनाया जाता है ना, और इसका उद्देश्य सभी देशों में स्वच्छ सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है, और साथ ही जल संरक्षण के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है। ब्राजील में रियो डी जेनेरो में वर्ष 1992 में आयोजित हुआ पर्यावरण तथा विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई थी। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने अपने सामान्य सभा के द्वारा निर्णय लेकर इस दिन को वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के बीच जल संरक्षण का महत्व, साफ पीने योग्य जल का महत्व बताना है आदि। एक तरह से ये आप देखिए, वर्तमान में देश के अनेक क्षेत्रों में भूजल स्तर में तेजी से हो रही गिरावट जहां एक भयावह खतरे का संकेत है, वहीं पीने के पानी, साफ पानी की कमी भीषण संकट की चेतावनी भी है। और जाहिर है कि इससे भविष्य में देश की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जहां तक भारत का सवाल है तो यहां देश में संभावित भूजल भंडार 432 लाख हेक्टर मीटर और दोहन योग्य सकल भूजल की मात्रा 396 लाख हेक्टर मीटर है। और इस विशाल मात्रा का विकास बरसाती पानी को भूजल के तौर पर सहेजने वाली परतों, यानी कि आप देखिए एक्वीफायर में रिसने के कारण होता है। यह ही पानी प्राकृतिक जल चक्र का अभिन्न अंग है। यह नदियों के ढाल के सहारे मंद गति से चलकर नदियों को प्राप्त होता है, और गर्मी के मौसम के अंतिम दिनों में उसके भंडार अपने न्यूनतम स्तर पर होते हैं। बारिश के दिनों में हर साल यह एक बार फिर से पुनर्जीवित होता है। वह साल जब भर धरती की उथली परतों में जमा घुलनशील रसायनों को हटाने का काम करता है। वह नदी की रेत की मदद से नदियों के प्रभाव को सहारा तथा बाढ़ को नियंत्रित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। और अतः आप देखिए, भूजल का दोहन उसकी प्राकृतिक भूमिका यानी कि अविरल प्रवाह, अवांछित घटकों को सुरक्षित निष्पादन को समझना बहुत ही आवश्यक है। असल में यही उसकी निरापद प्रबंध है। लेकिन विडंबना है कि हमारे देश में आप देखते हैं कि इस बात बाबत ऐसा कोई कुछ नहीं हो रहा जिस पर गर्व किया जा सके। अंधाधुंध उपयोग पर नकेल। तो आप देखिए, भारत समेत विश्व के 25 देश पानी का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, और इसमें भारत समेत आप देखिए भारत 24वें इस पायदान पर है। इसमें बहरीन, साइप्रस, कुवैत, कतर, यूएई, सऊदी अरब, लेबनान, ओमान, इजराइल, मिस्र, लीबिया, यमन, बोत्सवाना, ईरान, जॉर्डन, चिली, सैन मरीनो, बेल्जियम, ग्रीस, ट्यूनीसिया, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, इराक, सीरिया शामिल हैं। और गर्मी में बढ़ने से ये देश हर साल अपनी 80% जल आपूर्ति का नियमित रूप से उपयोग कर रहे हैं, और तेजी से बढ़ते जलवायु परिवर्तन का इसमें बड़ा योगदान है। और वर्ष 2050 तक इससे 1 अरब अतिरिक्त लोग प्रभावित होंगे। वर्ष 1960 के बाद से पानी की मांग दोगुनी से भी अधिक हो गई है। 2050 तक 25% और बढ़ जाएगी। भूजल दोहन के मामले में हमारा देश आज शीर्ष पर है, और देश का आप देखते हैं कि देश का उत्तरी गंगे इलाका तो भूजल दोहन के मामले में देश के दूसरे इलाकों की तुलना में आप देखते हैं कि कीर्तिमान बना चुका है। और यदि इस प्रकार कहें कि इस इलाके में भूजल दोहन
दूसरे क्षेत्रों की तुलना में बहुत ज़्यादा है और वहाँ आप देखते हैं कि भूजल खत्म होने के कगार पर है, तो गलत नहीं होगा। दिल्ली पंजाब भी प्रभावित है इससे। तो देश की राजधानी दिल्ली सहित उसके समीपस्थ कई शहरों का डार्क जोन में अपना आना और एनसीआर में गंभीर पानी का संकट इसका जीता जागता सबूत है। और यही वह महत्वपूर्ण कारण है कि इस इलाके की जमीन की सतह का आकार दिनों दिन तेजी से बदल रहा है और यहाँ की जमीन भी आप देखिए तेजी से धंसने लगी है। जमीन धंसने का सिलसिला केवल दिल्ली एनसीआर में ही नहीं जारी है, बल्कि इसके चंगुल में आप देखिए उत्तर से पूर्व में पंजाब से लेकर बंगाल तक और पश्चिम में आप देखिए गुजरात तक का क्षेत्र है, जहां आए दिन जमीन धंसने के समाचार मिलते रहते हैं। पंजाब के अधिकांश जिलों में भूजल की स्थिति सबसे ज़्यादा गंभीर है और इनमें आप देखिए मोगा, बरनाला, मानसा, भटिंडा और संगरूर, फजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, फिरोजपुर आदि शामिल हैं। वसुधा पंजाब की आप देखिए कि 94% आबादी पीने के पानी के लिए भूजल पर ही निर्भर है। और इतना ही नहीं, जो पंजाब पूरे देश में रोटी का कटोरा के रूप में जाना जाता था, आज जल प्रदूषण के कारण इस क्षेत्र में कैंसर के मरीजों की संख्या बेहताशा बढ़ रही है और भूजल में बढ़ते प्रदूषण का ही यह दुष्परिणाम है, जिस कारण यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और एक गंभीर जानलेवा बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। और आप देखिए भूजल के दोहन का एक बड़ा कारण यह भी है कि पिछले 2 दशकों में अच्छे मानसून के अभाव में सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूजल का अत्यधिक उपयोग किया गया और इससे जहां भूजल की कमी की मांग बढ़ी, वहीं भूजल गुणवत्ता निरंतर खराब होती चली गई। परिणाम स्वरूप आप देखते हैं कि यहाँ के भूजल में भारी धातुओं और रेडियो एक्टिव पदार्थों की मौजूदगी में तेजी से वृद्धि हुई है। हरियाणा को ही ले लें, यहाँ के 141 विकास खंडों में से 85 भूजल के अत्यधिक दोहन के चलते गंभीर स्थिति में पहुंच चुके हैं और यह हिस्सा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 60% है। इसके अलावा इससे अंबाला, कुरुक्षेत्र, जींद, करनाल और पानीपत सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इससे राज्य की भूजल संकट की स्थिति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। अति दोहन, तो देश में भूजल निकासी का औसत 63% है, जबकि हरियाणा में भूजल निकासी 137% से भी अधिक है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भूजल विभाग ने 10 महानगरों को अति दोहित की श्रेणी में रखा है और जल के दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए नियमावली भी बनाई है और इसमें जुर्माना और कारावास दोनों का प्रावधान है। इसका पालन करने के लिए सख्ती जरूरी है, लेकिन यह नियमावली मात्र खानापुरी की तरह ही रह गई है और यहाँ के गाजियाबाद जिले को रेड जोन घोषित किया गया है और यहाँ अनियंत्रित भूजल दोहन का परिणाम है कि यहाँ न केवल सतह का जल बल्कि जमीन के नीचे का जल खतरे के निशान को पार कर गया है। 7 साल में यह 7 मीटर नीचे चला गया है। यूरोप के महोबा, झांसी और बांदा, ललितपुर और हमीरपुर में भूजल की स्थिति बेहद चिंतनीय है। और जलवायु में बदलाव, तो चिंता की बात यह है कि भूजल के अत्यधिक दोहन से पृथ्वी की धुरी खिसक रही है। वैज्ञानिक शोध अध्ययन इसके सबूत है कि भूजल में कमी और इसके परिणाम स्वरूप समुद्री स्तर में वृद्धि के चलते पृथ्वी का ध्रुव 4.36 सेंटीमीटर की दर से प्रति वर्ष खिसक रहा है। यही नहीं, इसके कारण बड़े पैमाने पर समुद्री स्तर पर भी आए दिन वृद्धि हो रही है। विज्ञानियों के अनुसार धुरी में बदलाव का प्रभाव जलवायु पर तो पड़ेगा ही, जल वितरण प्रणाली पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसमें आप देखिए 2 राय नहीं है। जलवायु में आ रहे बदलाव में भूजल दोहन की बड़ी भूमिका मानते हैं। यह बात दीगर है कि भूजल दोहन की भरपाई के लिए कुछ देश प्रयास कर रहे हैं और जिससे सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, लेकिन यह प्रयास अगले दशकों तक जारी रहने चाहिए, तभी आप देखिए कुछ बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। और उल्लेखनीय है कि देश के उत्तरी भारत का गंगा का उपजाऊ मैदानी इलाका, जहाँ की धरती पतली है और महीन मिट्टी से बनी होती है और जिसे हम जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, वहाँ आप देखते हैं कि कठोर चट्टानों की तुलना में जमीन धंसने की घटनाएं ज़्यादा होती हैं और आप देखते हैं वहाँ भी जहाँ की जमीन में चूना पत्थर की मात्रा अधिक होती है, इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ज़्यादा होती है और इसका सबसे बड़ा कारण चूने का पानी में जल्द घुलने जाना है और इससे ज़मीन पर आप देखिए तेज़ी से दबाव पड़ता है और कहीं कहीं कोयले और पेट्रोलियम का तेज़ी से खनन भी भूमि क्षरण में ज़्यादा योगदान देते हैं। निष्कर्ष यह है कि सब मानव जनित गतिविधियों का परिणाम है, जिसमें सोरसा के मुँह की भांति वृद्धि हो रही है और यही वह महत्वपूर्ण मुद्दा है जिससे मानव अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है।
सभी प्रकार के जल स्रोतों का समुचित विकास। तो वर्तमान में भूजल की कमी देश में सर्वत्र दिखाई देती है। कई जगहों पर आप देखिए यह जमीन धंसने के कारण गंगा के मैदानी क्षेत्रों में यह समस्या अधिक है। बारिश के दिनों में स्थिति काफी खराब हो जाती है। देखा जाए तो हर घर को जल नल से जल योजना के तहत देश के कई हिस्सों में पानी पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, और लेकिन पानी की गुणवत्ता का सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। भूजल दोहन में बेहताशा बढ़ोतरी का सर्वाधिक बड़ा कारण सरकारों नगर निकायों द्वारा पाइपलाइन के जरिए लोगों तक पीने का साफ पानी पहुंचाने में नाकामी है। हर हाल उस हालत में जबकि देश में लगभग आप देखिए 60% आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और ऐसी स्थिति में वे करें तो करें क्या। इस सच्चाई को आप देखिए झुटलाया नहीं जा सकता है। जहां तक आप देखिए जल भृतों यानी एक्विफायर का सवाल है, यह कोई फैलने से कुड़ने वाली वस्तु नहीं है, यह स्थिर है। असलियत यह है कि एक बार यदि पृथ्वी अपने नीचे के जल की धारण क्षमता खो देती है तो और जमीन धंस जाती है, तो ऐसी स्थिति में जल भृतों की जल ग्रहण क्षमता को वापस लाना संभव नहीं है। और इसलिए भूजल दोहन पर अंकुश के लिए बेहद जरूरी है कि जल के प्राकृतिक स्रोतों का उचित संरक्षण किया जाए। देश के सभी नागरिकों को भी यह समझना होगा कि जल शक्ति मंत्रालय का यह दावा कि भूजल दोहन में सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि उसमें 3% की कमी आई, और यह एक अच्छा संकेत है। लेकिन देश के राजस्थान, हरियाणा, पंजाब भूजल दोहन में सबसे ऊपर है, या फिर यूं कहें कि इस मामले में कीर्तिमान बनाए हुए हैं। और जहां तक हर जिले में मोदी सरकार द्वारा 75 अमृत सरोवर के निर्माण का सवाल है, ये योजना सराहनीय है। लेकिन यह जरूरी भी नहीं कि इस योजना को सफल बनाने हेतु राज्य सरकारें एवं वहां की ग्राम पंचायतें कमर कसकर जुट जाए। ऐसे में जरूरी है कि उन तालाबों की समुचित देखभाल किए जाने की अन्यथा जरूरत है, अन्यथा उनका भी वही हाल होगा जो देश में पुराने तालाबों का हुआ। फिर केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही भूजल पुनर्भरण योजना के प्रति भी इस दिशा में कारगर विभिन्न एजेंसियों को गंभीरता दिखानी होगी, और इसमें वर्षा जल का संचयन और भूजल पुनर्भरण की ही वह एक मात्र रास्ता है या कुंजी है जो जल संकट के समाधान की राह आसान बना सकती है। तो उसी की बात हो रही है। अच्छे ऐसे ही आर्टिकल आप लोगों को पढ़ना चाहिए अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यानी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। अजब गजब खरी तंज कसा जाता है, देख सकते हैं। बाकी राजनीति की बातें हो ही रही हैं तो आप लोग सब देखते रहिए। फेड की ब्याज कटौती योजना से बाजारों में उछाल, 539 अंक बढ़कर आप देखिए 72,641 पर बंद हुआ है। बीएसई का मानक सूचकांक निफ्टी 22,011 के स्तर पर पहुंचा है। वैश्विक स्तर पर रही तेजी का घरेलू इक्विटी बाजारों में दिखा असर, 5.72 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है निवेशकों की संपत्ति इसी तेजी से। स्विस नेशनल बैंक ने 25 आधार अंक घटाए ब्याज में कटौती कर सकता है बैंक ऑफ इंग्लैंड भी, आप देखेंगे। T+0 निपटान प्रणाली में 1.30 तक ही होगी ट्रेडिंग। सेबी ने नई प्रणाली के बीटा वर्जन को लेकर जारी की ना गाइडलाइन। शुरुआत में 25 शेयरों तक सीमित रहेगी यह वैकल्पिक सेवा। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने गुरुवार को वैकल्पिक आधार पर ट्रेडिंग के दिन ही निपटान से जुड़े बीटा वर्जन संबंध एक गाइडलाइन जारी किया है। शुरुआत में यह विकल्प 25 शेयरों तक सीमित रहेगा। यह सुविधा सीमित संख्या में ही ब्रोकरों के लिए उपलब्ध होगी। यह इक्विटी मार्केट में मौजूदा T+1 निपटान चक्र के अतिरिक्त होगी। T+0 का मतलब है एक ही दिन में निपटान से है, ठीक है। अगर देखिए हम सेबी की बात करें क्योंकि ये भी चर्चा में बना रहता है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 अप्रैल से 3% तक महंगे होंगे किया के वाहन। किया इंडिया खुदरा जमा वृद्धि दर में अगले वर्ष में कमी संभव है। 18 माह बाद फिर मंदी की चपेट में आया न्यूजीलैंड। टाटा केमिकल्स पर लगाया 103 करोड़ रुपए का जुर्माना। आयकर विभाग ने कंपनी टाटा केमिकल्स की ब्याज की स्वीकृति से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर 200 ट्यूशन सेंटर बंद करेगी बायजूस, आप देखेंगे। नकदी की संकट से जूझ रही ना। बीते 6 महीनों में सभी सरकारी बैंकों के एनपीए में आई कमी। गर्मियों में हर सप्ताह 24,275 उड़ानों का होगा संचालन। चुनावी वर्ष में घरों की रिकॉर्ड बिक्री संभव है, ये भी कहा जा रहा है।
डिफाल्टर घोषित करने से पहले तार्किक आदेश दें बैंक, हाईकोर्ट कह रहा है। अब आप देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। अमेरिका ने कहा अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। तिल मिलाए चीन ने कहा इस मुद्दे से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। दोनों देशों के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर पहली बार सीधा विवाद। भारत अमेरिका संबंध कभी इतने मजबूत नहीं रहे हैं, पेंटागन कह रहे हैं। अब आप देखिए, एक बात आप लोग अरुणाचल प्रदेश को देख लीजिए। हमारा राज्य है ना अरुणाचल प्रदेश, हमारा हिस्सा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री साहब यहाँ गए हुए थे। चाइना इसे अपना हिस्सा बताता रहता है। भूटान, चाइना और म्यांमार से सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश की। राज्यों में असम और नागालैंड से लगती है। और आप देखेंगे कि 21 जनवरी 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, और 20 फरवरी 1987 में आप देखते हैं कि इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आप देखेंगे कि पेमा खांडू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। पन्नू की हत्या की साजिश मामले में भारत के साथ काम कर रहे हैं, अमेरिका कह रहा है। इसका आरोप भारत पर लगा था ना। भारत के सहयोग से मालदीव का तेज गति से विकास, सैनिकों की वापसी से पैदा तनाव के बीच भारतीय दल ने की समीक्षा। और अब देखिए, जो यहाँ के नए राष्ट्रपति हैं, कहा कि चाइना, मालदीव के, उनका झुकाव आप देखेंगे चाइना की तरफ देखा जा रहा है। तो इसीलिए हैती ने भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया, हैती से, जयशंकर साहब कह रहे हैं। वहाँ आप देखें इजराइल हमास में चल ही रहा है। वहाँ आप देखते हैं कि आपका यूक्रेन युद्ध चल रहा है। दुनिया में उठापटक चल रही है। ये रवांडा नीति पर ऋषि सुनक को लगा झटका। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की महत्वाकांक्षी रवांडा योजना फिर से अटक गई है। इस पर लाया गया बिल हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पास नहीं हो सका, और इसमें संशोधन की सलाह दी गई है। सरकार अब अगले माह संसद सत्र पुनः शुरू होने पर आम सहमति बनाने का प्रयास करेगी, और इससे रवांडा के लिए प्रवासियों की पहली उड़ान जून से पहले भेजे जाने की उम्मीद थी। 16 दिन में समुद्र में फंसे शरणार्थियों को बचाया गया इंडोनेशिया में। अफगानिस्तान से सशक्त टकराव नहीं चाहता पाकिस्तान, रक्षा मंत्री कह रहे हैं पाकिस्तान के। देखिए, हमारा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारे किससे, पाकिस्तान। आप लोगों से मेरा एक सवाल है, एक खेल का क्षेत्र है। देखिए कि आईपीएल पहली बार कब शुरू हुआ था, या बताइए, क्योंकि क्रिकेट को तो आप लोग काफ़ी पसंद करते हैं। मुंबई इंडियंस जीता है 2013, 2015, 2017, 2019 और 20। केकेआर 2012-14। चलिए, ग्रुप ए की बातें हो रही हैं सब। क्रिकेट को देखिए, बताइए कुछ, हमें भी बता दिया करिए क्रिकेट के बारे में, अगर ज़्यादा होगा करें नॉलेज आपके पास तो। कालीकट हीरोज ने पहली बार जीता खिताब। प्राइम वॉलीबॉल लीग के तीसरे सत्र का खिताब जीत लिया है। तिशा गायत्री अगले दौर में। त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय महिला डबल्स जोड़ी ने गुरुवार को यहां हम वतन फ्रिया कोंजेवाम और श्रुति मिश्रा को सीधे गेम्स में हराकर स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। अशोक ने क्वालिफाई किया। एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता अशोक और परमजीत कुमार ने मिस्र में चल रहे पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में रजत पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं 11 वर्षीय अंश, शतरंज से जुड़े हुए। मनहास और चोपड़ा चयनकर्ता बनने की दौड़ में। भारत की पूर्व स्पिनर निखिल चोपड़ा, दिल्ली के अनुभवी बल्लेबाज मिथुन मनहास। पेरिस ओलंपिक में शरद होंगे ध्वजवाहक। अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी और राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन शरद कमल की बात हो रही है। अब होली आने वाली है,
तो मैं तो कहता हूँ आप लोगों का जल्दी सिलेक्शन हो, सिलेक्शन के बाद ही असली में त्यौहार मनते हैं, पता है, सक्सेस होने के बाद। सुरक्षित हाथों में हमारे देश की सीमाएं हैं, GOC उत्तरी कमान कह रहे हैं। और असाधारण बहादुरी के लिए 58 सैनिकों को किया गया पुरस्कृत। प्रयागराज में पहली बार है उत्तरी उत्तरी कमान का शानदार आयोजन। CA के तहत नागरिकता चाहने वालों के लिए हेल्पलाइन शुरू हो गई है। हेल्पलाइन नंबर 1032 शुरुआत किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जमीयत का नोटिस। जमीयत उलेमा ए हिंद द्वारा चलाए जा रहे जमीयत ओपन स्कूल को संगठित अपराध की संज्ञा देने वाले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने को संगठन ने नोटिस भेजा है। और जमीयत अध्यक्ष मौलाना महबूब मदनी ने आयोग के चेयरमैन प्रियंक कानून को यह नोटिस भिजवाया है, जिसमें कहा गया है कि वह आयोग दीनी मदरसों की बजमीयत जैसे संगठनों को निशाना बना रहा है, जो स्वीकार नहीं है। देखिए, बाल अधिकार आयोग के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, NCPCR के बारे में। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की बात हो रही। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से भी पॉइंट मिल जाते हैं। ओजोन परत संरक्षण के लिए बेना कन्वेंशन अपनाया गया। 1985 में आज ही ओजोन परत के संरक्षण के लिए बेना कन्वेंशन को अपनाया गया था। इस पर 28 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। 22 सितंबर 1988 को यह लागू हुआ और इसका लक्ष्य ओजोन परत पर मानवीय गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा कर राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था। लंदन में पहली बार किया गया टैक्सीमीटर का इस्तेमाल। 1907 में आज ही के दिन पहली बार लंदन में टैक्सीमीटर के साथ कैब का संचालन शुरू हुआ और इसका उद्देश्य ड्राइवर और यात्री दोनों को तय की गई दूरी के बारे में बताकर किराए पर होने वाली बहस से बचाना था। और टैक्सीमीटर का आविष्कार वेलहेम वुहर ने वर्ष 1891 में किया था। सूर्यसेन ने स्वतंत्रता संग्राम में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। क्रांतिकारी सूर्यसेन मास्टर दा का जन्म 1894 में आज ही अविभाजित भारत के चटगांव में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। कॉलेज के दौरान ही क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से जुड़ गए। असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 18 अप्रैल 1930 को दर्जनों क्रांतिकारियों के साथ चटगांव संस्था का लूट लिया और संचार प्रणाली को नष्ट कर इलाके को ब्रिटिश राज से अलग कर दिया। बाद में गिरफ्तार कर दिया गया। 12 जनवरी 1934 को अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। तो इस तरह से नहीं आज़ादी मिली है, बहुत सारे लोगों को जान देनी पड़ी। कम बच्चे पैदा कर रहे हैं भारतीय, 2 से भी कम हुई प्रजनन दर हमारी। प्रजनन दर का यह अनुपात वैश्विक रुझान के रूप है। 1950 में कुल प्रजनन दर TPR प्रति महिला 4.8 बच्चों से अधिक थी। 2021 में यह गिरकर 2.2% हो गई है। मोटी त्वचा लीवर की बीमारी के संकेत हैं। फोर्टिस डाक और एम्स के डॉक्टरों द्वारा डायबिटीज के मरीजों पर किए गए अध्ययन में पता चला है। गर्दन, कोहनी या फिर शरीर के कुछ अन्य हिस्सों में त्वचा मोटी और गाढ़े काले रंग हो जाएं तो सावधान हो जाइए। गठिया रोग से महिला व पुरुषों में बढ़ सकती प्रजनन समस्याएं। ब्रिटिश युद्धपोत के अवशेष मिले। अमेरिका के में फ्लोरिडा में मियामी में स्थित टोर्टुगास में समुद्री के तलहटी युद्ध के दौरान डूबे ब्रिटिश युद्धपोत HMA टाइगर के अवशेषों की खोज की गई है। ये आप देखिए, कहते हैं कि ब्रिटेन और स्पेन के बीच 1742 में जेनेकिस ईयर युद्ध में गश्त के दौरान ड्राई टोर्टुगास की चट्टानों से फंसकर यह युद्ध डूब गया था। टाई कार से 800 किलोमीटर की यात्रा करने का लक्ष्य। वॉशिंगटन की बात हो रही है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। देखिए, इतना अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि करंट अफेयर्स या कहीं और न्यूज़पेपर पढ़ने की आपको ज़रूरत है। और 1 से सवा घंटा लगता है, देखिए, तो पढ़ना चाहिए, इतना काफ़ी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अब आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।